हेलो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा बैकअप कर लेते हैं हम लोग, क्या पढ़े थे पिछले क्लास। देखिए, मैंने बताया था सिंपली कि अगर कोई कंडक्टर होता है तो कोई कंडक्टर है तो उसमें ढेर सारे इस तरह से क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से बहुत सारे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है अगर कोई कंडक्टर है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरह से रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है कंडक्टर में, वो क्या होता है, जीरो होता है। ये मैंने निकाला था, यू एवरेज क्या निकाला था, जीरो निकाला था। याद होगा आपको, u1 प्लस u2 प्लस इस तरह से कर करके बटा n इक्वल टू जीरो मैंने किया था कैलकुलेट। पिछले वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आवे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर कंडक्टर में आप कोई भी सेल जोड़ देते हैं, कोई भी बैटरी जोड़ देते हैं, तो बैटरी जोड़ने के साथ ही एक इसके पास जैसे इसकी पोटेंशियल क्या है, भी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थापना हो जाती है। जैसे पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक फोर्स महसूस होता है। उस फोर्स के कारण एक फोर्स होता है इस पर महसूस, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर एक फोर्स लगता है इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ये अट्रैक्ट होना चाहता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होता है, यानी कहने के मतलब इस पर फोर्स लगता है, किसके कारण, तो फील्ड के कारण। तो हम लोग जानते हैं कि फील्ड के कारण फोर्स ये लगता है। तो यहाँ चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो ये फोर्स कितना हो गया, ई। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अगर फोर्स लगता है तो वहाँ एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का होगा, तो एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन का होगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई मास। फोर्स कितना, ई। निगेटिव को आप अगर वेक्टर में ले रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका, ई बटा एम, एफ का मान रख दिया। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सेलरेशन निकल गया। अब देखिए, उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, पोटेंशियल भी होता है, और इस कंडक्टर का लेंथ अगर एल होता है, तो इस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के बीच में रिलेशन एक नया सा ये होता है। जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे बराबर माइनस dv बटा dx का टर्म, इस तरह से याद करिए। तो माइनस इसलिए लगता है कि देख रहे हैं कि इस तरह से है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या इसके अपोजिट मोशन करते हैं। चलिए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है ना, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, तो देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है तो देखिए इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और सर भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से ऐसे जाते ही टकराता है, तो उसकी स्पीड कुछ कम जाती है, यानी कॉलिजन होता है। तो दो क्या है, सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में कुछ क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। तो उस टाइम इंटरवल को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो बस दिमाग में इतने रखिए, भुला जाइए तो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो वी डी इक्वल टू ए टाउ होता है। तो ए क्या होता है, ए का मान ई बटा एम होता है, ठीक है। तो ए का मान ई बटा एम हो गया, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरली यही याद रखिए यहाँ से भी कि वी डी इक्वल टू ई बटा एम टाउ। ई क्या है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ क्या है, तो रिलैक्सेशन टाइम है। पिछले वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, एक लास्ट वीडियो हम लोग डाले थे, उसमें था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो वी और आई में संबंध था। तो ये करंट था, आई क्या था, वी था, आई इस तरह से संबंध था, आई इक्वल टू एन ई ए वी, ठीक है। चलिए, तो इतना तक हम लोग पढ़े थे। अब देखिए, उसी तरह से ई आई है, यहाँ वी की मान इसमें रख दीजिए, ई वी वाला इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके साथ, ठीक है।
तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो इसको फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं। दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, क्या क्या याद रखना है। याद रखने वाली बातें, एक मेन बात है ये, एक दूसरी बात है ये, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखने वाली बातें फिर से मैं लिख देता हूँ, अगर कॉपी पर नोट करें तो बढ़िया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी तक नहीं भी कुछ देखे हैं तो ये नोट कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना होता है। और ये क्या, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसकी वैल्यू इतना होता है। ये दोनों इक्वेशन को नोट कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे, जो हम लोग पिछले क्लास कंप्लीट पढ़े थे। चलिए अब ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। देखिए अब ये वाला में क्या होगा, तो I इक्वल टू कितना होगा, I इक्वल टू एन ई ए भी डी था, तो एन ई ए भी डी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, ई बटा एम इंटू टाउ। एक यहाँ पर और रिलेशन हम लोग याद होगा, ई बराबर भी बटा एल होगा ना, तो इसकी भी प्रयोग कर देंगे यहाँ। तो क्या होगा, एन ई तो एन ई स्क्वायर ए होगा ना, एन ई स्क्वायर ए ई बटा एम टाउ। तो क्या होगा, एन ई स्क्वायर ई का मान भी बटा एल, तो क्या हो जाएगा भी टाउ बटा क्या हो जाएगा एम एल, एल ई वाला आ जाएगा भी बटा एल, ई के जगह भी बटा एल, तो क्या होगा आई इक्वल टू। अब इसको क्रॉस थोड़ा गुना करिएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई एम एल इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए भी टाउ होगा। अब देखिए यहाँ से भी बराबर निकालना है, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एम एल है ना, इस तरह से इसको गुना करें ना, एम एल क्या हो गया एम एल आई बटा ये भी है तो ये बटा में जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग पिछले क्लास जो पढ़े थे इसको नोट कर लीजिएगा आप पहले। अब पिछले क्लास हम यहाँ तक बताए थे कि देखिए ये आपका m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट था, ये सारे पार्ट, तो यहाँ हुआ था v समानुपाती I। तो v समानुपाती I जो हुआ था इसी को हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पिछले वीडियो में चर्चा हल्का हम किए थे, और ये सारे बात क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखिए ये सारे बात जो कांस्टेंट होगा तो v बराबर आई आर, ओम के नियम से हम लोग जो जानते हैं, तो ये क्या है कांस्टेंट में आई आर। तो आर का मान यहाँ मैंने लिखा है, देखिए एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये आपका वहाँ से ही मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये वीडियो पिछले वीडियो तक का ही है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है जो, देखिए तो ओम्स लॉ तो ये सब लोग जानते हैं 10th क्लास से, भी समानुपाती, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, बस इसी को लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देना है। तो ये इन फिजिकल कंडीशन मतलब समझ ही रहे हैं, एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कहने के मतलब अगर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कंडक्टर का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो करंट फ्लोइंग इन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्रॉस इट। देखिए जब क्या हो, टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होता है कंडक्टर का, तो यहाँ से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, कोई कष्ट, चलिए ये क्या है, जब इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तब ऐसा केस होता है। और क्या भी, यहाँ देखिए इस चिन्ह को जब हटा रहे हैं तो एक नया चिन्ह आ रहा है आर, तो आर क्या है, कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। आर को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये आर क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो देखिए आर का मान क्या होता है, तो आर का मान हम लोग वहाँ से पिछले वीडियो में निकाले थे। ठीक है, तो इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। फार्मूला में दो तीन को दिमाग में रखना है, कौन कौन, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ठीक है ये वाला, एक रिलेशन बिटवीन ये वाला, और एक नया फार्मूला ये वाला, तीन।
3 फार्मूला दिमाग में रखिए, बाकी हम समझ लेंगे और ये सब तो याद में रहता ही है। इसको पहले स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कुछ ग्राफ देख लेते हैं इसके बीच का। देखिए ये क्या हो गया, पोटेंशियल भी हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया। ये समानुपाती है तो उसकी ग्राफ इस तरह से होगी, ठीक है। ये अगर मान लीजिए थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो इसकी जो स्लोप निकालोगे तो स्लोप इक्वल टू क्या होते हैं, tan थीटा। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा निकालोगे, किसके बीच का ग्राफ है ये, तो कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या डायरेक्ट लिखिए ना, भी वर्सेस आई ग्राफ, माने भी और आई के बीच का ग्राफ है। तो स्लोप इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो tan थीटा का मान क्या निकालिएगा, तो tan थीटा इक्वल टू एक तरह से करिएगा तो यहाँ से अगर भी है तो क्या हो जाएगा, भी आई क्या है, आई, क्योंकि क्या होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से क्या हो सकता है, भी बटा आई। तो यहाँ से भी पता चल जाता है आपका ग्राफ में tan थीटा चेक करेंगे उस केस में, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो देखिए जो कंडक्टर ये जो कांस्टेंट के रूप में आ रहा है, जैसे R आ रहा है, तो ये अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस जो होता है, तो रेसिस्टेंस एक होता है ओमिक रेसिस्टेंस। तो देखिए ओमिक रेसिस्टेंस उसको बोलता है जो ओम के नियम को पालन करता है, माने ये वाला फार्मूला को वो पालन करेगा। स्लोप इक्वल टू tan थीटा भी बटा आई इक्वल टू क्या, एक तरह से कांस्टेंट। तो इसको अगर पालन करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, स्लोप ऑफ भी वर्सेस आई, माने पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, माने ये जो स्लोप देगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस आई का, ये जो स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, ये किसको बताएगा, रेसिस्टेंस को बताएगा, ठीक है ना। मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। इसी को लिख सकते दोज कंडक्टर्स विच ओवे ओम्स लॉ, और जब कांस्टेंट होगा और कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, ठीक है। मैंने कहने का तो ऐसा कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करता है और उसका रेसिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो उस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब रेसिस्टेंस क्या, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो लिखते इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई द कंडक्टर टू करंट फ्लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स या SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग जानते हैं ओम, इस तरह से। या एक रेसिस्टेंस हम लोग ये भी जान रहे हैं R बराबर V बटा आई, इसको क्या कर सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा ना, V बराबर IR से वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी एक यूनिट हो जाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होता है, दिख रहा है ना, रिप्रेजेंटेशन जो होता है आप जानते होंगे इस तरह से, क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो 3-4 को पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इट इज स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ओम्स या वोल्ट प्रति एम्पियर, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। चलिए अब हम लोग नोट करेंगे रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, देखिए तो रेसिस्टेंस जो डिपेंड्स करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड्स करता है 3-4 बातें पर। जैसे सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रुका हुआ है, रुका हुआ है, चलिए। लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, एरिया ऑफ या क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन
एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तीसरा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। चौथा मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है रेसिस्टेंस जो होता है 4 बातों पर डिपेंड करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी एल पर, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए पर बोलते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कुछ बातें और याद रखना है। ये सब बातें नोट कर लिए होंगे आप। देखिए, तो इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होता है, और आपका रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया होता है, ठीक है। यानी रेसिस्टेंस लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटेगा। ये 4 बातें जरूर नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको नोट करते चलेंगे। अब देखिए, रेसिस्टेंस किस पर नहीं डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी आई माने पोटेंशियल, करंट एंड हीट, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस देखिए डिपेंड करता है ये चारों बातों पर, लेकिन यहाँ डिपेंड किस पर नहीं करता है, तो रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र है किस पर, वी आई एंड हीट। हीट क्या होता है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बातों पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किन पर करता है, ये चारों बातों पर करता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। देखिए यहाँ पर हम लोग वेरिएशन देखेंगे तो देखिए, जो गिवन टेम्परेचर है कुछ और गिवन कुछ मटेरियल है, उसमें अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई कंडक्टर है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, तो इसकी रेसिस्टेंस जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एल का, और क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल वाई ए हो जाएगा। इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो कांस्टेंट के रूप में रो दिए हैं। तो यहाँ वे रो क्या है, रो इज ए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोलते हैं, या रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये बात दिमाग में रखना है, कुछ है नहीं, ये सब हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये रेसिस्टेंस क्या हुआ, एल वाई ये हुआ। और रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ से ये बातें भी पढ़े थे, याद कीजिए कि अगर कोई कंडक्टर इस तरह से है, इस तरह से एक कंडक्टर है, इसकी पोटेंशियल भी है, इसमें करंट अगर आई पास कर रहा है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस इक्वल टू हम लोग वी बटा आई पढ़े थे, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। इसमें जब सेल इस तरह से जोड़ा गया था तब यहाँ रेसिस्टिविटी के रूप में प्रयोग किया गया है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ, रो एल बाई ए। एक हम लोग और भी आर का वैल्यू पढ़े थे, उस तरह से उसमें जब करंट डेंसिटी का प्रयोग किए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रयोग किए थे, वहाँ पर से भी हम लोग निकाले थे, थोड़ा सा पहले यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग को 2 फार्मूला यहाँ पर कम से कम मिनिमम आर का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। देखिए हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो देखिए ये होता क्या है, देखिए हम लोग फार्मूला से यहाँ पढ़ लिए क्या, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस पर है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा, अगर इसकी एरिया जो हो, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये कोई कंडक्टर है, तो इसकी लेंथ जो हो जाए 1 मीटर हो जाए, लेंथ 1 मीटर और ये एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। यानी कहने के मतलब
यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलेंगे। एग्जाम्पल दिमाग में यही रखना है कि अगर लेंथ और एरिया क्या हो जाए 1:1 हो जाए तो इस केस में रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी किसी भी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टिविटी। यानी अगर 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अगर उसकी एरिया हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस रेसिस्टेंस का माने वो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टिविटी के उसकी बराबर होगी। चलिए, ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर इसकी ये तो अभी हो गया बराबर, तो देखिए यूनिट देखते हैं। तो देखिए इसकी यूनिट निकालना है, तो इसकी यूनिट निकालिएगा तो क्या होगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो आर क्या है, रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या हो गया ओम मीटर। तो ये क्या चीज़, इट्स यूनिट इज ओम मीटर। ठीक है, यही दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी। जो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट मटेरियल। ठीक है, तो यह डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। ठीक है, चलिए ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये बेहतर पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। हेलो, देखिए एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, बहुत जगह इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। किसके किसके बिटवीन कह रहा है, बिटवीन ABCDA और EFGHE। थोड़ा समझिएगा, ABCD है ना। तो मान लीजिए कि इस तरह से करंट इस तरह से पास कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा होगा इस तरह से। तो इस तरह से जो करंट पास कर रहा है, निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। तो हम लोग रेसिस्टेंस का भी फार्मूला पढ़े थे। रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या पढ़े थे, R इक्वल टू रो L/A पढ़े थे ना, ये चीज़ दिमाग में रखिए। तो यानी जो रेसिस्टिविटी होगा रेसिस्टिविटी, और ये लेंथ जो होगा लेंथ, और एरिया जो होगा एरिया। तो देखिए ABCDA, देखिए इसके कितना दे ले, 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। तो ये एरिया ई वाला, लेंथ ई वाला। तो इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, इसके लिए लेंथ हो जाएगा 5 मीटर, और एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ABCDA इक्वल टू 3 गुना 4 यानी 12 मीटर स्क्वायर होगा ना। अब देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी वहाँ से देल है 10 ओम मीटर। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 10 इंटू लेंथ कितना है 5, एरिया कितना हो गया 12। कैलकुलेट कर दीजिए, कितना 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो ही 25/6 ओम, यही होगा आंसर आपके पास। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, ये CGDC और ABE। देखिए CGHDC यानी यहाँ से करंट पास कर रहा है और यहाँ निकल रहा है इस तरह से। तो इसके लिए लेंथ ये हो जाएगा, एरिया ये वाला हो जाएगा। तो ये 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा उस केस में, सेकंड क्वेश्चन में हो जाएगा उसी तरह से, लेंथ इक्वल टू 4 मीटर, एरिया इक्वल टू, एरिया ये वाला कितना 3 इंटू 5 यानी 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा,
और रेसिस्टिविटी दे लें 10 ओम मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल ए, तो रो का मतलब 10, एल का मतलब 4, एरिया का मतलब 15, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 4 दूनी 8/3 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से और 2-2 नंबर के दृष्टिकोण से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ओम्स लॉ इसमें बहुत मायने रखता है, ठीक है। इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन हम लोग जो पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे टॉपिक दिमाग में रखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत बारीकी से बढ़िया से समझेंगे। थैंक यू।